दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, मोदी सरकार मिशन के लिए है। मथुरा लोकसभा को रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीतने के साथ जीतने जा रहे हैं। 4 जून को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस सबका जनता 12 बजाने जा रही है। 4 जून को 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। क्या बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। आपने कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी, 25 में से 23 लोग जिन पर ईडी की दबिश हुई बीजेपी में गए, सारे दामन पर कोई भी दाग नहीं। एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो किसका कमीशन, किसका मिशन? कमीशन और मिशन। 24 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी लगातार रैलियों में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। पीएम ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा लगता है सेट कर दिया है कि भ्रष्टाचार मुद्दा, और अब उसी एजेंडे के इर्द गिर्द देश की सियासत घूम रही है। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी लगातार सवाल उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वाजिब है, कांग्रेस विपक्ष में है, घोषणा पत्र लाई है, तो पीएम ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले 10 साल में देश काफी पीछे चला गया, यानी एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। देश में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। पहले 2 दौरों का जिक्र करें तो पहले 2 दौर के चुनाव का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन पाला बदलने का खेल अभी भी जारी है। नेताओं के आने और जाने का सिलसिला, कांग्रेस से जा रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। बीजेपी और खासतौर पर पीएम मोदी साफ कर रहे हैं कि 400 पार का लक्ष्य है। अब पीएम पूरी ताकत झोंक रहे हैं, हर तरफ जीत का शोर है। मगर 24 का चुनाव किस मुद्दे की ओर है? पहले पीएम मोदी की बड़ी बातों का जिक्र करें तो उसमें बिल्कुल साफ है कि पीएम निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। मुस्लिम लीग की छाप बता रहे हैं। कहा जो कुछ बचा है उस पर भी वामपंथी हावी। कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। इंडिया अलायंस सिर्फ और सिर्फ कमीशन के चक्कर में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कह रहे हैं कि 2014 में घोर निराशा में देश था और अब बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन भ्रष्टाचार को पीएम मोदी निशाने पर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया गुट कमीशन के लिए है और एनडीए मिशन के लिए है, यानी कि एक तरफ कमीशन और दूसरी तरफ मिशन। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए सिर्फ कमीशन को प्राथमिकता दी है। तो सवाल यही कि किन मुद्दों पर 24 का चुनाव होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है। संस्थाओं के दुरुपयोग की बात कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है।
भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात कौन कह रहा है? पीएम मोदी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच राम मंदिर निर्माण बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दा, बीजेपी के लिए विकास और लाभार्थी एक बड़ा मुद्दा। साफ है कि पीएम सहारनपुर और अजमेर में रैली के दौरान गरज रहे हैं, तो जयपुर में कांग्रेस अपनी रैली कर रही है। यानी रैलियों का शोर अब सुनाई देने लगा है। गाजियाबाद में पीएम रोड शो करते हुए दिखाई दिए। अब यहां से एक नई लड़ाई शुरू होती है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार देश का मुद्दा है क्या। मुद्दा, मिजाज, दोनों पर चर्चा करेंगे। चेहरे पर चुनाव या कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों पर चुनाव, आकलन होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन आपको सुनाते हैं पहले देश के प्रधानमंत्री के कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना? कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे। प्रमुख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक है सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस का युवा चेहरा है। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा मिश्रा जी मोर्चा संभालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमुख साहब आपसे। प्रमुख साहब कैसे हैं आप? अच्छे हैं तिलक जी।
प्रमुख साहब, पीएम साहब का बयान सुना आपने? ये सारा देश सुन रहा है। हाँ, ये मुस्लिम लीग कहां से आ गया? कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। ये मुस्लिम लीग कहां से आ गया? नहीं, जब कोई होता है सबके साथ ही तो बोला जाता है तिलक सर। घोषणा पत्र आपने सब देखा है, पूरा पढ़ा है, हमने भी देखा है घोषणा पत्र। कल से ही इस पर डिबेट भी हो चुकी है लगभग। हाँ, तो जरा अगर मेरा मार्गदर्शन और देश का मार्गदर्शन करिए, मुस्लिम लीग का जिक्र कैसे, मतलब बताइए जरा। घोषणा पत्र सारे देश में देखा है। हाँ। जिस तरह का घोषणा पत्र होना चाहिए था, जिस तरह की सुरक्षा से लेकर व्यवस्था तक, या हमारा जिस तरीके का सिस्टम था कि सीमाओं को सुरक्षा करना, हमने कश्मीर में 370-35 से राम मंदिर जैसी जो घोषणाएं हैं, भाई आजादी के बाद जो सबसे पहले जरूरत थी, कुछ ऐसी चीजें भी तो होनी जरूरी थी। आप ठीक है, फिरे वाले देवड़ी वाला जो सिस्टम है वो पहले चलाया है, आपके साथियों ने भी चला रखा है, उसका परिणाम क्या आ रहा है, और कुछ वो आपकी मर्जी है, उसमें आपका अधिकार है। लेकिन देश के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो आपने ऐसी तय की हो, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको छू ना पाई हो और आप उसको छू रहे हैं, तो वो तथ्य के साथ जो है रखा जाए तो अच्छी बात है, जो समझ में आए। नहीं तो क्या वाकई में मतलब मुस्लिम लीग के नाम के बिना चुनाव नहीं हो सकता क्या? मैं मुसलमान नहीं कहा, हमने मुसलमानों के लिए हम तिलक सर कभी नहीं बोलते। देखिए मुसलमान, एक चीज और करता हूँ, आपने जिक्र कर दिया, मुसलमान तो हमको वोट करता है, वो अच्छे से करता है, और हमारी कोई ऐसी तो फिर मुस्लिम लीग का मतलब उद्देश्य क्या था? मुस्लिम, आप कह रहे हो मुसलमानों के लिए कोई मतलब नहीं है, तो मुस्लिम लीग कहने का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का सिस्टम दूसरा था, मुसलमान का सिस्टम दूसरा है। अच्छा, मुस्लिम लीग का मतलब धर्म पर चुनाव केंद्रित ना होना है? नहीं, धर्म पर चुनाव नहीं है। जब देश आजाद हुआ था तो सबे पता है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था। अब ये डिबेट पूरी घूम जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं, मुस्लिम लीग तो ठीक है, कई लोग तो सर पाकिस्तान में मजार पर जाकर माथा भी टेक के आए थे। कई लोग तो पाकिस्तान जाकर मजार पर माथा भी टेक के आए थे। लेकिन विषय ये है कि क्या पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के बिना चुनाव हो सकता है, या क्योंकि अभी पाकिस्तान आना बाकी है चुनाव में? अरे तिलक सर, मैं ये कह रहा हूँ, उस समय मुस्लिम लीग की आप बात कर रहे हो, देश आजाद हुआ था। हाँ। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जब चयन हुआ था, नेहरू जी का हुआ था, पटेल जी का होना था, आपको पता नहीं है क्या? कांग्रेस नहीं जानती, सारी कांग्रेस को पता है। हाँ। कि क्या क्या हुआ है। मुस्लिम लीग कौन सा गलत कहा? आप जब तक आपका 70 वर्षों तक रहा कि आपने बात की है, हम ये नहीं कहते डॉक्टर सुधा मिश्रा करना क्या नहीं करना था। सुधा जी, लेकिन आपका जो प्रमुख साहब कह रहे क्या गलत कहा? आपकी सोच, आपके विचार झलकते हैं आपके घोषणा पत्र में, इसलिए कहा यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। देखिए, इन लोगों की पहले तो नमस्कार। आज तो मतलब शुरुआत ही आपने हंसी से कर दी। मतलब जहाँ पे इतना बड़ा बात होनी चाहिए थी, इंफॉर्मेशन लेस पार्टी अगर किसी को कहा जाए। मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाने वाले लोग जब मुस्लिम लीग की बात करते हैं, इतिहास पढ़ के बैठते नहीं है लोग, तथ्यों के साथ कोई जानकारी नहीं है। ये मतलब कहते ना इन्फॉर्मेशन लेस लोग हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, इन्होंने मैनिफेस्टो देखा ही नहीं है। न्याय पत्र अपना तो मैनिफेस्टो भी ला ही नहीं पाए हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए। मैंने पहली बार प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, तिलक जी, सुधा जी, मैंने भी नहीं देखा आपका घोषणा पत्र, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा। ये सीएए और यूसीसी को लेकर आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताइए कौन सा पॉइंट है उसमें। सबसे पहले मैं अपने पार्टी की बात कर लूं, मैं घोषणा पत्र पे भी आऊं। नहीं, मैं आप ही के घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ। यूसीसी और सीएए को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है वो बताइए। मैं पूरे स्टैंड और जो घोषणा पत्र में सब बताऊंगी। उसके पहले मैं ऐसा पहला चुनाव देख रही हूँ, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, मैं ऐसा पहला चुनाव देख रही हूँ जिसमें 10 साल से जो सरकार सत्ता में थी उसके पास अपने काम गिनाने को नहीं है। फिर से वही 2014 वही मुस्लिम लीग, वही हिंदू, वही मुस्लिम, वही मंदिर, वही 370। अरे 10 सालों में आपने जो किया उस पे मांग के वोट दिखाइए जनता को। तो मैं मैडम सीएए मैं आ रही हूँ, मैं सीए को लेकर, यूसीसी को लेकर आपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है मुझे पढ़ के बताइए। तिलक जी, जब से ये चीजें शुरू हुई हैं, हमारा डिबेट शुरू हुए वक्त हो चुका है, हमने जितनी बातें सुनी है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जो इस देश के हित की रही हो।
मात्र अनर्गल बातें और झूठी बातें बोली गई 370 को हैं। लेकर आपने क्या लिखा है, बताइए आपने घोषणा पत्र। 370 को लेके, सारे राज्यों को लेके, देश को लेके जो हमारा न्याय पत्र आया है उसमें जरूरी चीजें जरूर मेंशन की गई हैं। मैं कुछ चीजों को बोल देना चाहती हूँ। मैडम आप तो बहुत अच्छी अध्यापिका हैं, पढ़ के बताइए ना। मैं पढ़ के बता रही हूँ। हमारे जो सबसे जरूरी चीजें हैं उसमें जो न्याय पत्र की हमने गारंटियां दी हैं, उसकी कुछ मुख्य गारंटियों पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि पूरा मैनिफेस्टो मैं आपके पूरे डिबेट मैडम मैं पूरा मैनिफेस्टो पढ़ने की कोशिश कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ 3 मुद्दों पर बताइए। 370 यूसीसी और सीए को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हमारे लिए देश है, हमारे लिए मुद्दे अलग अलग नहीं होते हैं, देश प्रथम है। और जिस देश के प्रधानमंत्री न्याय के हिसाब से 5 वर्गों में आपने कहानी को बांट दिया और आप कह रहे हो कि हमारे लिए देश एक है। नहीं, उस न्याय को बांटा है, देश को नहीं। यही तो प्रॉब्लम है इस देश में इस बस 10 वर्षों में। प्रमुख साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मनीष गुप्ता जी और पूजा जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए तिलक सर, मैं बोल चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस चीज पर नहीं जाना था जिस तरीके से आपने कहा 370 और उसको सीए को लेकर, यूसीसी को लेकर ये इन्होंने किया अपने घोषणा पत्र में किया। मैं सुधा जी को ये भी इंगित करना चाहूंगा कि हमें हिंदू और मुसलमान करने की जरूरत नहीं पड़ी। कौन किसके साथ पार्टी चला रहा है इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, हमने सारे मुद्दे गिनाए। ये टच करने का तरीका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पत्र के बाद इससे पहले सारी बात, सारी चर्चा विकास पर की है। जो हमने काम किया उसकी चर्चा मंत्री के पति आपके पास तो भी प्रत्याशी नहीं है, गठबंधन नहीं है, आप कहाँ चुनाव लड़ रहे हो? आप कहीं तक भी चुनाव में नहीं हो। आपको पंजाब में तो आपको दीदी ने जो आईना दिखा दिया ममता ने, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने दिखा दिया, बिहार में आपको आरजेडी ने दिखा दिया। आपके पास चुनाव है कहाँ? आपने तो एक साथ खड़ा होना, समझौता करना है। जैसे क्षेत्रीय पार्टी चाहे उनके साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की सीट कम करने का काम करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके लिए चुनाव में बच नहीं रहा। अगर आप विकास पर चर्चा करते, सुशासन पर चर्चा करते, तो सरकार घेरने के लिए पूरा समय तो आपके पास। 1 मिनट, पूजा जी और मनीष गुप्ता जी रहेंगे। 1 मिनट डिबेट कर रहे हो, लेकिन सरकार को आईना दिखाने में कामयाब नहीं हो पाई। नहीं, आपने 1 मिनट सुधा जी 1 मिनट रुकिए ना सुधा जी, 1 मिनट प्रमुख साहब। सुधा जी 1 मिनट सुन लीजिए, फिर मैं मनीष गुप्ता जी और पूजा जी 1 मिनट। सुधा जी, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं बच्चों को, मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, आज मेरा होमवर्क ले लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं जरा, क्योंकि मैं पूजा जी और मनीष जी के पास जा रहा हूं, तब तक वो जो आपका घोषणा पत्र है उसमें ढूंढ के बताइएगा मुझे सीए, एनआरसी और 370 को लेकर आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है। और अगर वो होमवर्क पूरा हो जाए उसमें फिर थोड़ा सा और मैं जोड़ देता हूं, ओपीएस को लेकर भी आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है वो भी मुझे बताइएगा। ठीक, बिल्कुल, आप समझिएगा कि मैं आपका छात्र हूं और आप अध्यापक हैं, और प्लीज बताइएगा मुझे। 1 मिनट, 100%। एक मिनट। पूजा जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से शुरू हो रही है। फ्लॉप फिल्म जी, और तिलक चौधरी जी आपको नमस्कार और सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार जी। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी कह रहे कि 2 लड़कों की जो है फ्लॉप मूवी, तो प्रधानमंत्री जी क्या है, रतनलाल है। अगर प्रधानमंत्री जी जो है इतने सम्मानित पद पे है और जो है विपक्ष पे उनको अटैक। पूजा जी एक रिक्वेस्ट है, अगर फोन पास ले आए तो ऑडियो अच्छा आएगा। पे है वो हो रही बार जी, अपनी बात रखिए प्लीज। अभी ठीक है पूजा जी, अपनी बात रखिए प्लीज। अगर ऑडियो परफेक्ट नहीं होगा तो फिर मैं मनीष गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में जो है बोलने के लिए कुछ नहीं। अगर वो आए थे उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे डिस्कशन क्यों नहीं किया? आप इससे समझिए कि वो करते किसान, जो गन्ना किसान है उनका भुगतान बचाया है 500 करोड़। पूजा जी दोबारा से हम पीसीआर टीम प्लीज कनेक्ट करिएगा। मनीष गुप्ता जी, देश के प्रधानमंत्री क्या मुद्दे और एजेंडे सेट कर रहे हैं, और क्या ये सीधे तौर पर संकेत है, एक तरफ मुस्लिम लीग का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर वार का जिक्र हो रहा है, और कह रहे हैं कि भैया इनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे, और जिनको मिल रहे हैं वो सीटें बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको तो अपनी परंपरागत सीट पर ही प्रत्याशी नहीं मिल रहे। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी जो रैली कर रहे हैं वो एक पार्टी के राजनेता की हैसियत से रैली कर रहे हैं, तो हमें उस पार्टी के एंगल से देखना चाहिए। कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, भाई वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के एजेंडे में
मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो कह रहा है कि जो मुस्लिम लीग का एजेंडा है कहीं ना कहीं वो एजेंडा कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखता है। क्या कहना चाहते हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप धारा 370 को हटाने की बात, दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। पूरे कश्मीर में शांति है, लोग अमन विकास की बात, इन्वेस्टमेंट रही है, व्यापार उद्योग लगने वाले हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, और ये क्या चाहते हैं कि पीर को उसी गड्ढे में धकेल दिया जाए। इसका मतलब है कि इनका एजेंडा वो है। दूसरी बात, सीए और एनआरसी पर इनका रुख बड़ा क्लियर है। ये कहना चाहते हैं कि भाई हम एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे, सीए नहीं करेंगे, यानी पूरी तरीके से हिंदू विरोधी छवि। कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग भी तो यही चाहती है। और एक छोटी सी बात बता दूं, एक ऐसा मुद्दा भी कांग्रेस ने छुआ है जिसको पढ़कर आपको हैरानी होगी, किसी ने नहीं बोला। अब है एलजीबीटीक्यू मुद्दा। अब एलजीबीटीक्यू मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया। क्यों? इससे तो कांग्रेस को 500 मिलने पूरे देश में, फिर क्यों किया? दरअसल ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे जॉर्ज सोरोस काम कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस को भी यह है कि इस मुद्दे को लाकर देश में इंजेक्शन लगाना शुरू करें, ताकि धीरे धीरे हमारे युवक इस तरह की जेंडर जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब करें, हर प्रॉब्लम क्या को बीजेपी ये को हमारे जेंडर इशू तो नहीं है। नहीं गुप्ता जी इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देश के प्रधानमंत्री बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे अच्छे वक्ता भी हैं। तो क्या कांग्रेस ने मौका दे दिया पीएम मोदी को? देखिए, दोनों बातें हैं। कांग्रेस मौका देती भी रहती है और भाजपा मौका लपकना भी जानती है। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में। इस देश में आज संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रही है, धार्मिक स्वतंत्रता की प्रॉब्लम कहां है? पूरे देश के किस हिस्से में, ठीक, किस सुधा जी व्यक्ति के रिएक्ट करना साथ चाह रहे हैं, फिर पूजा जी पूरा वक्त प्रॉब्लम है, आपको। बताएं मुझे। और है तो क्यों है, बताएं मुझे। अगर नहीं है तो कांग्रेस को ये बात अपने घोषणा पत्र में डालने की जरूरत क्यों थी? ठीक, सुधा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर पूजा जी आ रहा हूं। एक और बात बोलूंगा, सिर्फ एक और बात। इन्होंने अग्निवीर योजना को हटाने का बात बोला, क्यों? जबकि मोदी जी का जो विजन था वो ये था कि अग्निवीर योजना साल की ट्रेनिंग करके देश में चले जाएंगे। उसका मतलब ये होगा अधिकारी है कि वो क्या चाहते हैं। फिर आप बताइए, वो लोग जब देश में कभी भी आपातकाल आएगा, कभी भी स्थिति आएगी, वो लोग हथियार लेके खड़े होंगे। और कांग्रेस इस योजना को खत्म कर देश को तोड़ देना चाहती है। मुस्लिम लीग भी यही चाहती है। बोलिए सुधा जी, वो कह रहे हैं आप मुस्लिम लीग वाले हैं। हाँ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने जिसकी ये तरफदारी कर रहे हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसने मुस्लिम लीग के साथ ही मिलके इनके जो सरकारें चली हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश पूरा विश्व जानता है, इतिहास को सभी लोग जानते हैं, उसको झुठलाने की ये कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुस्लिम लीग की चीजें इस देश में होने वाली हैं, ये लोग विरोधी हैं, तो सरकार में कैसे थे, उनके साथ कैसे थे, साथ कैसे लग के चल रहे थे, सरकार कैसे चल रही थी? पहला प्रश्न का उत्तर। 370 से सब कुछ कश्मीर में अच्छा हो गया, तो आप भी जानते हैं बहुत से ऐसे अधिकारियों के नाम, गोपीनाथन का नाम आपको पता ही होगा, जाके पढ़िए देखिए। और 370 को आप मुझसे नहीं, कश्मीर के लोगों से पूछिए क्या बदला उसके बाद और वो क्या चाहते हैं। नहीं देखिए मनीष जी, आप बैठे होते हैं तो भाजपा के प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं होती है। सुनिए, आप बैठे होते हैं कश्मीर का, कश्मीर अरे व्यापार कब नहीं कश्मीर का था? आप कैसी बात कर रहे हैं? कितने सैनिक और कहां कितनी घटनाएं और कितने सैनिकों की मौत हुई है, जाके देख के आइए। आप लोग सिर्फ ये जुमले मत फेंका करिए, ये जुमले मत फेंका करिए। आज तक आपके देश में नहीं मालूम चला कि वो 40 सैनिक कैसे मारे गए, वहां पे बारूद कैसे पहुंचा, इसकी तो आप जांच नहीं करा पाए और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इसकी मंच पे। आतंकवाद उंगली दिखा के आप किसी को धमका नहीं पाएंगे। अरे आज तक आपकी सरकार जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, सुनिए कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? अगर नहीं पता है तो मत बैठा के डिबेट में। मैंने कहा आप बताइए, जिन सैनिकों के नाम पे, जिन सैनिकों की शहादत के नाम पे वोट मांगे गए थे, मालूम चला एक मिनट पूजा जी, सुधा जी एक मिनट, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मनीष जी
तिलक जी नहीं, तिलक जी एक मिनट मुझे चाहिए। क्या देश नहीं जाना चाहता है कि जो सैनिक मारे गए थे वो गाड़ी कहां से पहुंच गई? आज तक जांच नहीं हो पाई और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते बैठ के यहाँ पे। शर्म नहीं आती इस बात पे? बातें बस करवा लीजिए इन लोगों से। समर्थन में सेना पर प्रश्न उठाते हुए सेना से कोई नहीं, आपकी प्रश्न उठाने वाले कम से कम इस तरह की बातें ना करें। प्रश्न पे उठना, अरे एक बार चेहरा देख लो आईने में, काला काला नजर आएगा, मारे गए फिर आपको लगेगा मुंह धो के आऊं, लेकिन वो दाग धुलेंगे नहीं। अरे इनसे वो दाग धुलेंगे नहीं। मनीष जी एक मिनट रुकिए प्लीज। पूजा जी रहेंगे 1 मिनट। पूजा जी को पूरा वक्त प्लीज, बहुत देर से वेट करें। पूजा जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, आपको? हाँ, लगभग आपकी आवाज आ रही है। मैं पूजा जी एक बात जानना चाह रहा था, ये कह रहे हैं कि 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से शुरू हो रही है। ये घबराए हुए हैं और प्रधानमंत्री जी मैं कहूँगी कि ये नटवर लाल है। ये नटवर लाल मूवी के साथ में फिट बैठ रहे थे। जब आप उत्तर प्रदेश में आए थे तो आप उत्तर प्रदेश में अपने कार्यों को बात क्यों की? आप जो अपोजिशन पर अटैक करके जो चाह रहे हैं कि हम जो है जीती चुनाव, क्योंकि आपने कार्य पर किया नहीं है। आपने जो है 500 करोड़ कन्या किसानों का भुगतान नहीं दिया हुआ है, आपने उस पर चर्चा नहीं। आप लखीमपुर खीरी से जो है अजय पूजा जी, अगर एक रिक्वेस्ट है, फोन पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। एक मिनट। हेलो जी बिल्कुल, आप जितना चाहे उतना बोलिए। जी मैं कह रही थी कि जब ये प्रधानमंत्री जी को हो रहा है, रखिए अपनी बात, रखिए पूजा जी, रखिए अपनी बात। हाँ, तो प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो इनको ये बताना चाहिए था कि मैं 500 करोड़ जो गन्ना किसानों का भुगतान बचा हुआ है वो कब कराए। हाँ। और ये मनरेगा के जो है अभी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगभग 300 किया है। हाँ। ये इस पे चर्चा नहीं किए। इनके जो 2 महीनों में उत्तर प्रदेश में आए थे, इन्होंने जो है जो पेपर लीक हुआ उस पे चर्चा नहीं की। ठीक, क्यों नहीं किया? इन्होंने लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा को टिकट दे दिया, जिसके बेटे ने किसान के ऊपर गाड़ी चला दी थी। इस पे चर्चा नहीं, कर भी नहीं सकते हैं, कार्य किया नहीं है। इन्होंने कानपुर की बेटियों पे जो है चर्चा नहीं की। ईटा भट्टे की बेटियों के साथ में रेप होता है, वो सुसाइड करती है, उनके पिता सुसाइड करते हैं और ये उस पे चर्चा नहीं करते। ये चर्चा किस पे करते हैं? तो जो है लड़कों की जोड़ी कहते हैं, जो ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिन्होंने जो है आगरा एक्सप्रेस वे दिया, आप उसे फाइटर प्लेन उठाते। आपने जो अभी आके जितने इनॉग्रेशन किए वो सारे के सारे पुराने योजना है। पूजा जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जो मुद्दों को उठाएं वही मुद्दों को देश के प्रधानमंत्री उठाएं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है ना? मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, आपने बात रखी, अब सवाल ले लीजिए। फिर प्रमुख साहब, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। गुप्ता जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रत्याशी बदल रहे हो आप एक के बाद एक, आप कह रहे हो कि नहीं ये मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। इतनी जल्दी तो जो फिल्म स्टार होते हैं वो कपड़े नहीं बदलते अपने, जो एक्टर होते हैं जिनको हर एक शॉट के बाद अपना कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ता है, वो इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी प्रत्याशी बदलते हैं आप। और फिर कह रहे हो कि नहीं ये मत बोलो कि भाई प्रत्याशी। भाई जो व्यक्ति सुधा जी को टिकट दिया, उदाहरण के तौर पर सुधा जी ने कहा कि 3 किलो लड्डू का ऑर्डर दो फटाफट, वो लड्डू को ऑर्डर देते हैं, घर पे डिलीवरी होती है, उससे पहले पता चलता है कि भैया टिकट कट गया सुधा जी का। जी तिलक जी, मैं आपके सवाल को समझ रही हूँ। हाँ। तो एक बात ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी पहली पार्टी है जिसने जो है टिकट क्लियर करने के बाद में टिकट बदले हैं। आप जानते ही होंगे गुजरात में जो है 4 सीटों पे जो टिकट बदली है भाजपा ने, और किन हालातों में बदली है। हमारे यहाँ पे जो बदला गया हुआ उसमें बैठ के संवाद बिठाया गया। मैडम, ये संवाद होता तो इतनी फजीयत थोड़ी ना होती। आज तक कभी इतिहास में हुआ? आप ऐलान करते हैं वहां पर प्रत्याशी और अपने क्षेत्र में नहीं जा रहा, वो लखनऊ में डेरा जमाए हुए। गुप्ता जी, लखनऊ में डेरा, कह रहे कि डर इस बात का कहीं टिकट ना कट जाए, कह रहे कि नामांकन कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले टिकट ना कट जाए वो टेंशन है। तिलक जी, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। एक के बाद एक टिकट कट रही है, आप कह रहे हो कि देखिए प्रमुख साहब मुस्कुरा रहे हैं। 8 जो है सीटों पे ऐसा हुआ है। हाँ। और जिनमें से जो संवाद बिठाया गया, आपने अतुल प्रधान जी का बयान सुना हो। जल्दी से गुप्ता जी, फिर प्रमुख साहब आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश यादव जी के पास आने का वक्त नहीं है और वो माफिया गुंडे के दरगाह पर यानी उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए वक्त मिल जाता है और फिर कहते हैं अखिलेश यादव जी कि हमें वो लोग वोट नहीं देते।
कैसे आप कहना चलेगा? क्या चाहते हैं? कुलदीप सेंगर जी संत हैं, ब्रिजभूषण जी मैं संत कह हैं, रहा हूँ आप क्या कि कहना मुख्तार चाहते हैं? अंसारी जैसे कि माफिया जयराजा की भैया जी कब्र संत पे हैं, फूल चढ़ाए जा आप रहे क्या हैं। कहना चाहते हैं किस कि लिए जा भाजपा रहे में हैं? जो भी चले जाते हैं, आपने जैसे पॉवर्टी का डेफिनेशन बदल करके वोटों की बहुत सारे फसल लोगों को काटने पॉवर्टी के लाइन लिए। से ऊपर ला दिया है, अरे वैसे ही जब मुसलमान भाजपा तब भी ज्वाइन वोट कर नहीं लेता है देगा उसको आप आपको। गुंडे से बाहर ला देते हैं। मुसलमान तब भी वोट नहीं देगा आपको। अब मुसलमान समझ चुका है आप देखिए कि पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी पोलराइजेशन सिर्फ चालू हो गया। मुसलमानों को जब कुछ वोटों का नहीं बचता इस्तेमाल है करना तो जानती है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन चालू मैं कर वही देते कह हैं। रहा हूँ ना, कहाँ से आप मुसलमान अब शिक्षा पर वोट दे रहा है, इतना बेस्ट, शांति आप पर सच वोट में दे रहा इतना है। अच्छा कार्य कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता के जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता जी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुख्तार आप अंसारी एक मिनट गुप्ता जी, मैं गुप्ता जी एक मिनट रुकिए ना, गुप्ता जी एक मिनट रुकिए। प्रमुख साहब मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए। पूजा जी, जी मुख्तार के घर जा रहे हैं ना अखिलेश जी? जी जा रहे हैं ना? कुछ ही घंटों के बाद कुंडी खटखटाएंगे, उस घर शौक अदा करेंगे, जी जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। आपके पास मुख्तार के घर जाने का वक्त है, हम्म, लेकिन राम मंदिर जाने का वक्त नहीं है आपके पास। तिलक जी, विषय ये है, मैंने पहले ही कहा आप कि इफ्तारी religious- खाने के लिए वक्त है आपके पास, आप पूरी बात सवाल करिए, लेकिन फिर हम जवाब देते हैं आपको। मुख्तार के घर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम मंदिर क्यों नहीं जाते हो फिर? राम मंदिर जाएंगे? नहीं, कब जाओगे? तारीख नहीं बताओगे? हाँ वो जाएंगे बिल्कुल, कल को उनकी प्रमुख आस्था साहब से है। पूछ रहे थे कि राम मंदिर बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। आज राम कह लो कि मंदिर राम मंदिर जाएंगे, जाएंगे, राम लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमसे मत हाँ, पूछो, राम- पहले राम मुख्तार के घर मंदिर जाएंगे, की आस्था बाद है। में राम मंदिर जाएंगे। क्यों? क्या कह रहे हैं आप? पहले मुख्तार के घर जाएंगे, लेकिन बाद में राम मंदिर जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मुख्तार जी की जो है अंतुष्टि में जा रहे हैं, राम मंदिर राम की आस्था का विषय है। जब उनका आस्था होगा, जब उनको लगे कि हाँ जाना है, राम ईश्वर का जब बुलावा है, मैडम तो गजब बिल्कुल की जाएंगे। आस्था है आप लोगों की, आस्था है नहीं, आस्था है नहीं। आस्था है? गजब की आस्था है। जी। परशुराम के नाम पर सियासत की आपने। कितने ब्राह्मणों को बिल्कुल टिकट नहीं। दे दिया बता अब- दीजिए आज? कितने बिल्कुल ब्राह्मणों को दिया। टिकट दिया आपने? बिल्कुल दिया है ब्राह्मण ना को, बताइए, टिकट मुझे दिया है। बताइए भदोही- कितने ब्राह्मण भदोही दिए? से जो- वो भदोही टीएमसी से प्रत्याशी को ललितेश- छोड़ के, वो ललितेश टीएमसी तिवारी प्रत्याशी लड़ को रहे छोड़ हैं। के कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया आपने? 78 लोकसभा से ललितेश तिवारी जी लड़ रहे हैं भदोही से। मैडम मैंने कहा टीएमसी प्रत्याशी को छोड़ के कितने ब्राह्मणों को आपने टिकट दिया, उनकी संख्या बता दीजिए। अब मैं इस पे थोड़ा सा होमवर्क कर ले, तो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है मैडम कि यही बिल्कुल दिया दिक्कत हुआ है, आप लोग होमवर्क तो हमने भी ना किया। आप जी हमने भी होमवर्क नहीं किया मैडम, अच्छा। बस मन में सवाल आया तो पूछ लिया आपसे। नहीं बिल्कुल, हमारे यहाँ पे अभी प्रत्याशी दिए जा आप रहे भी हैं, चेक कर प्रत्याशी लीजिए, और चेक दिए कर जाएंगे। लीजिए कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया आपने। परशुराम के नाम पर सियासत कर रहे हैं और ब्राह्मणों को टिकट नहीं दे रहे। और एक तरफ कह रहे हो कि मुख्तार के घर जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, यही तो यानी आप जो चाह रहे थे कि जाओ एक बार फिर देखो, है अब आएगा मजा नहीं? तिलक सर, हम कहाँ मजा ले रहे हैं? आप हमारे गला जो है वो नहीं खुल रहा। डिबेट में जिन शांति से हम बैठे हैं और मनीष सर अपनी बात कहते हैं तो उस पर मोहर लग जाती है कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, जबकि हमें कई बार आपकी डिबेट में चैनल में सामना करना पड़ता है और कई चैनल पर तो कुछ भी नहीं, विपक्ष के जो विश्लेषण के तौर पर साथी बैठते हैं वो प्रवक्ता से कहीं ज्यादा घेरते हैं, लेकिन हम कभी किसी को इंगित नहीं करते। ये अपना विशेषाधिकार होता है, ये कोई पार्टी का नहीं है। नहीं, मेरे लिए तराजू सब ना तराजू सबके लिए बराबर है। प्रमुख साहब, तराजू सबके लिए बराबर है मेरे यहाँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो बात कही थी टिकट बदल दी, हाँ, और हमारी बहन जी जो समझ नहीं पा रहे थे, मेरठ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार और बड़ा लोकसभा गिना जाता है, हाँ, और इस फाइट की चुनाव है, यहाँ वर्तमान विधायक अतुल प्रधान ने अपना नामांकन किया था। देखिए बड़ी बात, नामांकन करने के बाद उस व्यक्ति का टिकट काटा गया, बदला गया। जो तेज कर रहा तो ब्रांड जो कहते हैं ना, फायर ब्रांड बहुत जबरदस्त, वो नेता सपा का गिना जाता है। उस व्यक्ति के साथ वो नंगा नाच इन लोगों ने नाचा है, क्या उसके दिल पर बीत रही होगी, जाकर देखिए। अब टिकट कटने की जुड़ने की बात है, जब तुम ऐसे विधायक और कार्यकर्ताओं का ऐसे अपमानित कर रहे हैं तो कहाँ आपके पास क्या बचा है, कहाँ चुनाव में कुछ बचा है? भैया थोड़ा घना ये जो है ना उठाने बंद कर दो,
कि पिछले गेट से कुछ आ जाए और सुबेरी संबल किसी और का चला जाए, सिंबल दूसरे पे जाएगा। प्रधान जी का वो ऐसे नहीं जा रहा, बयान नहीं सुनी आपने बड़े प्यार से आप जो है उनके मन की बात कर रहे हैं, जैसे आपने राज्यसभा में जो है सबके मन के अंदर घुस गए हुए थे, वैसे आप जो है अब्दुल प्रधान जी के जो है मन की बात कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि वो जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के डिसीजन के साथ में है, आप खुद से कह रहे हैं कि नहीं वो साथ में नहीं है। यही तो तरीका चला रहे, वो उनकी बात सुनिए ना। समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ रही है और बिना संवाद के टिकट नहीं बदले गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा संवाद दिखाया है, उसके बाद में कोई नाराज नहीं हुआ है। आपने कैसे गुजरात में बदले, आपके प्रत्याशियों का इतना विरोध हुआ कि आपको जो बदलना ही पड़ा टिकट। यहाँ पे जो शीर्ष नेतृत्व करने के बाद में उनको सही लगा वो डिसीजन और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। राष्ट्रीय प्रधान जी ने वकील जी ने किसी ने ये नहीं कहा कि हम जो है टिकट बदलने से बहुत नाराज है या हम समाजवादी पार्टी के विरोध जाएंगे। करा दीजिए केस की, बहुत बड़े बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट में जाकर। अगर किसी आदमी ने पार्टी ज्वाइन की है तो किसी को कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं दी गई है। सारे केस का सामना हो रहा है और मैं सच पर बोलने वाला व्यक्ति हूँ। आप में दम होना चाहिए, विपक्ष में था ही नहीं कुछ। अगर होता तो आप जो है ये आप डिबेट नहीं करनी पड़ती। आपको बहुत मौका दिया जनता ने और आपको चैनल्स में, टीवी ने बहुत मौका मीडिया ने किया, लेकिन ना कोई बोलने वाला था, ना कोई तर्क था। आप बेवजह की बातें करते थे और हिंदू मुसलमान आप करते थे, हम नहीं। हिंदू मुसलमान की बात आप करते थे, घोषणा पत्र किया है, कब्रिस्तान और शमशान की बात किसने की? वो आपको घेर रहा है। कब्रिस्तान और शमशान की बात किसने की? कभी समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात नहीं की थी, ये बात आपने की। रिलीजियस पोलराइजेशन की बात आप करते हैं, मुस्लिम लीग की आप लेके आते हैं। आप कहीं न कहीं चाहते हैं कि जो है रिलीजियस पोलराइजेशन हो। अगर इतिहास एक मिनट पुजारी, एक मिनट प्रमुख साहब, एक बात बताइए। सुधाजी मनीषी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट प्रमुख साहब, अगर वो मुख्तार के घर जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि वो मुख्तार के रफीक के घर जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको पाला है, पलोसा है, तांगे वाले से, रिक्शे वाले से 1,000 करोड़ का बनाया है। अगर वो ही नहीं जाएंगे उनके दुख में तो क्या हम जाएंगे? तिलक जी आप जाओगे? जाना चाहिए जरूर। उनके घर से, उनके परिवार से, उनके पाले हुए कंपनियां थी, ये लोग सरकार पर उंगली उठाते भाई 1,000 से 10,000 और 11,000 करोड़ के मुख्तार अंसारी हो गए। क्या इनकी सरकार में कोई जांच कराई है? क्या अधिकार है लोगों का जांच कराने का, मांगने का? पर उंगली उठाता है। आपका कहने का मतलब है कि जो हमारी संविधान है उसको खत्म कर दो। क्यों कस्टडी में डेथ हुए हैं उसका जांच नहीं चाहिए? क्यों कोर्ट की सजा, कोर्ट उनको फांसी की सजा दे देती तो कोर्ट ने सजा दिया हुआ है, कोर्ट क्यों बनी हुई है? जब आपको फैसले करने हैं आप फैसले करेंगे अपनी मर्जी से, कस्टडी डेथ आप करते जाएंगे, आप फेक एनकाउंटर कराते जाएंगे और उसके बाद करेंगे आप संविधान की रक्षा करें। संविधान क्यों बना है? कोर्ट क्यों बना है? नहीं गुप्ता जी रेट करना चाह रहे, फिर सुधा जी आपके पास आ रहा हूँ। गुप्ता जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इनके झगड़े के बीच में छोटी सी बातें याद दिलाना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के दो घोषणा पत्र में दो चीजें मिसिंग है। हाँ। एक तो पुरानी पेंशन पर कोई चर्चा नहीं है, जिसमें वो कह रहे हो कि पुरानी पेंशन को लागू करेंगे पूरे देश में। नहीं, मैंने पूछा था सुधा जी से, वो होमवर्क दे रखा है सुधा जी को, वो ओपीएस वाला मुद्दा। एक और चीज मैंने पूछी थी, ये पूरे देश में नारा लगाते ईवीएम हटाओ। इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी कि हम ईवीएम हटा के पेपर से वोटिंग कराएंगे, बैलेट पेपर से कराएंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं की। इसका मतलब ये लगता है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में फर्क है। सुधा जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो सोचती हूँ भाई कैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं भाई। तो आपको बता रहे हैं चीजें। नहीं कैसे हम ऐसे ही है। नहीं, वो कैसे हो सर्टिफिकेट नहीं, हम मुद्दे पे आइए ना प्लीज सुधा जी। सर्टिफिकेट से मैं आ रही हूँ। मतलब इतनी मासूमियत से पूरा अध्ययन कर डाला। अरे पूछ लेते प्रमुख भाई से कि इनका मैनिफेस्टो कब आएगा, 10 साल से सरकार में, उनसे आप पूछेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने नहीं तटस्था। देखिए मैं चाहती हूँ मनीष भाई, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप इस देश के दर्शकों को बताएं कि आप इस देश में 10 साल से चलने वाली सरकार से कुछ प्रश्न रखते हैं कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के किए गए वादों को पूरा किया कि नहीं, अब क्या करने वाले हैं। लेकिन आप नहीं पूछेंगे, चलिए कोई बात नहीं, मेरी चर्चा नहीं है, चर्चा मेरी नहीं है, चर्चा इस देश के उस लोकमानस की है जिसको झूठ परोसा जा रहा है। चर्चा उसकी हो रही है कि झूठ किस तरह
सारा सब हो जाएगा और झूठ में बात होगी। मुद्दा ये है कि जिसके पास सत्ता है उससे प्रश्न नहीं होगा, जिसके पास सत्ता है जो सब कुछ कर सकता है उससे कोई प्रश्न नहीं है। उनको छोड़ो, वो तो सरकार में है, ये तो तिलक भाई, ये तो वही बात हुई। मनीष भाई, मेरे भ्रष्टाचारी को क्यों पकड़ रहे हो? उनके भी भ्रष्टाचारी। अरे भाई, तुम्हारा भ्रष्टाचारी है, तुम्हारा चोर है तो पकड़ा ही जाएगा। तुम्हारे नेता के अगर 400 करोड़ मिल रहे हैं तो पकड़े ही जाएंगे। अरे तो कम से कम जो चोरी है वो कि दूसरे के भ्रष्टाचारी आपके देश के वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं, नाम सुने हैं आप? उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुनिए सुधा जी मुद्दे पर आइए ना। उन्होंने जो सवाल उठाया है बहुत वैलिड सवाल है। एक मिनट अभी छोड़ दीजिए गुप्ता जी, एक मिनट छोड़ दीजिए, सवाल वैलिड है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, एक मिनट सुधा जी सुनिए ना, ओल्ड पेंशन स्कीम ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसी मुद्दे के आधार पे आपने वोट मांगा, हिमाचल की जनता ने आपको वोट किया और कई राज्यों में आपको वोट मिले, आप भी जानते हैं। लेकिन ओपीएस को लेकर आपका स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है? आपके घोषणा पत्र में ये सवाल ही तो है। स्टैंड क्लियर कोई सवाल नहीं है, स्टैंड क्यों नहीं क्लियर है? नहीं बताइए ना, कहाँ है ओपीएस लिखा हुआ? अरे ओपीएस लिखा है नहीं लिखा इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब लिखा नहीं तो दिखा नहीं। ना तिलक जी सुनिए, तिलक जी पहले बात बोलने दीजिए। ये जो हंसी के ठहास आते हैं ये बाद में आए अच्छे लगेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि जिस देश की जनता ने सत्ता में जिसको जिन वादों पे दिया था उसमें कितने काम पूरे हुए? हम ओपीएस तो जहां जहां राज में वहां दे ही रहे हैं ना, वहां तो बात हो ही रही है। हम तो पेंशन की बात कर ही रहे हैं और पेंशन कोई आप उपकार नहीं करेंगे, ये इस देश की सरकारी नौकरी करने वालों लोगों की अपने किए गए काम के एवज में दिया गया मेहनताना है, कोई एहसान नहीं है। इस पे बात न करके ये लोग गलत कर रहे हैं इस देश की जनता के साथ। आप भी कहते हैं, इनके मंत्री लोग कहते हैं और इनके जो साथ चलने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है। अरे भैया 140 करोड़ में जिसका ये लोग नाम लेके बात करते हैं, हमें क्यों नहीं करनी है? जो लोग कर रहे हैं उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब उसको हमने लिखा नहीं लिखा, हम बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने राज्य में दे रहे हैं ना, हम तो लगातार दे रहे हैं। किसने नहीं दिया? मिला कि नहीं मिला? तो प्रश्न ये नहीं कि हमने क्या किया, प्रश्न ये है कि इन लोगों ने क्या किया है। इन पे कोई प्रश्न ही नहीं, इनको छोड़ दो, कुछ भी करे। प्रमुख साहब का फोन डिस्कनेक्ट होगा, प्लीज कनेक्ट करिएगा। गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि हमसे क्यों प्रश्न कर रहे हो, सत्ता में वो है उनसे प्रश्न करो। तो दूसरी तरफ लेकिन जो जिक्र किया है देश के प्रधानमंत्री ने खास तौर पर टिकट को लेकर, कहा कि भाई आप टिकट तक फाइनल नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो कि मोदी से लड़ोगे। ये बात तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि दुखती रथ पे हाथ रखना। आप उदाहरण के तौर पर सुधा जी नाराज हो जाएंगे। सुधा जी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि रायबरेली और अमेठी में कौन लड़ेगा? जीजा लड़ेंगे, दीदी जी लड़ेंगी, भैया जी लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? तिलक जी और वही तो पूछा जा रहा है जब आप लोगों को ही नहीं पता कि कौन लड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तिलक भाई मैं बोलूं इस पर, तिलक भाई मैं बोलूं छोटा सा, एक छोटी सी बात बोलूं। जो हमारे साथ जो विपक्ष के लोग हैं, जितने लोग हमें पसंद नहीं करते, इंडिया को पसंद नहीं करते, वो सब लगे हुए इसी होमवर्क पे कि कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा। नहीं तो आप बता दीजिए ना, मार्गदर्शन करिए, आज खुलासा होगा। एक मिनट गुप्ता जी, एक मिनट। आज सुधा जी खुलासा करने वाली हैं कि रायबरेली और अमेठी में कौन लड़ेगा। दीदी लड़ेंगी, जीजा जी लड़ेंगे या भैया जी लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? अभी रहने दीजिए, इनको होमवर्क करने दीजिए। नहीं तो आप बता दीजिए ना मैडम, आपको पता है तो आप बताइए ना। हमारी पार्टी जब चाहेगी, हमारे चुनाव आयोग या संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि तिलक जी या देवेंद्र जी या फिर मनीष जी पूछेंगे मैं नाम। मैडम आपकी मर्जी करे तो नामांकन के बाद ऐलान कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, नहीं ऐलान जब करना होगा, किसी के दबाव में थोड़ी ना होगा। किसी के दबाव में कहा मैडम? वो जो अमेठी में रायबरेली में आपकी जो यूनिट है कांग्रेस की, वो कंफ्यूज है। इनको अच्छा होमवर्क मिला है, कर रहे हैं, करने दीजिए। वाह, मतलब आप ही को नहीं मालूम, चल रहा है, आप ही को नहीं मालूम। हमें ऐसा नहीं है तिलक जी, ये आप भूल जाइए कि मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ। आप कहेंगे मैं गुस्से में कुछ बोल दूंगी, सिंपल सी बात है, होमवर्क है भाजपा वालों के लिए। अच्छा चलिए धीमे से मेरे कान में बता दीजिए आप कौन है। कोई नहीं, मैं फोन करूंगी आपको बता दूंगी, लेकिन इनको होमवर्क करने दीजिए। हाँ गुप्ता जी प्लीज जल्दी से, फिर पूजा जी आ रहा हूँ। प्रमुख साहब को प्लीज पैच करिए। यहाँ मैं मानता हूँ अखिलेश यादव जी बेहद मजबूत व्यक्ति है राजनीतिक तौर पर, हाँ, पर कई बार प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि उन्हें बदलना पड़ता है।
ये राजनीतिक मजबूरी समझ लीजिए, आप इतना ग्रिल मत करिए समाजवादी पार्टी को। अब मानो आजम खान कह रहे हैं कि तुम्हें टिकट काटना पड़ेगा, नीरा को देना पड़ेगा। अब क्या करे अखिलेश जी, मुसलमानों के वोटों के लिए अगर आजम खान को पटाना पड़े तो क्या प्रॉब्लम है? मैं समझता हूँ आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। पूजा जी, और समाजवादी पार्टी इस पर क्या बोले, पूजा जी, बताए अगर मजबूरी है तो है। पूजा जी, ये तभी तो सियासी रूप से आप पर कटाक्ष कर पा रहे हैं जब आपने ये काम किया। अब एक उदाहरण के तौर पर, बाकी सब तो ठीक है, घर में भी मसला एक नहीं हो पा रहा ना। चाचा से बात करके ही तो टिकट दी होगी। बिल्कुल, जब चाचा ने बोला होगा कि हाँ ठीक है धर्मेंद्र यादव नहीं तो मैं, उदाहरण के तौर पर बिल्कुल, वो चाचा कह रहे कि नहीं मैं नहीं, अब युवा, मतलब पहले नहीं मालूम था कि युवाओं को आगे करना है, और युवा में पूजा नहीं दिखाई दी। शिवपाल यादव जी भी वर्तमान में प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूजा जी, युवा के तौर पर शिवपाल यादव को पहले नहीं याद था कि युवा को आगे करे चाचा को, या चाचा अटैक कर रहे हैं या फिर अखिलेश यादव, ये समझ में नहीं आ रहा। अटैक कोई नहीं कर रहा है समाजवादी। और युवा के तौर पर पूजा मिश्रा क्यों नहीं? युवा तो पूजा मिश्रा भी है। तो बिल्कुल, अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमने नहीं बोला कि हमें चुनाव लड़ना है। हम आपके प्रवक्ता हैं, हम आपके सामने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो मतलब आप परिवार के होते तो आपको भी टिकट मिल जाता। तिलक जी, ये गलत बात है। परिवार की बात करें तो फिर जो है एनडीए में क्या परिवारवाद नहीं है? ये आप बताइए कि एनडीए में क्या परिवारवाद नहीं है? तो एक ही परिवार से सभी सांसद हैं, इस टाइप का मामला? तो इस टाइप का मामला कहाँ समाज पार्टी में है? ऐसा तो है नहीं कि जो है आप जो है एक कोई शॉर्टकट बनाया गया हुआ। नहीं, गुप्ता जी बता रहे थे मुझे एक बार, कह रहे थे कि 18 साल की उम्र क्रॉस होता ही कोई ना कोई पदाधिकारी बन जाता है सपा में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप किसी ना किसी समिति का अध्यक्ष बनेंगे, किसी सरकारी बात कर रहे हैं कि 18 साल क्रॉस करते हुए एग्जाम्पल के साथ में बात करिए, फिर बताइए कि कहाँ कौन बन गया हुआ है। यहाँ पे जो संविधान बना हुआ पार्टी का संविधान की तहत ही होता है, वोटिंग करते हैं सारे के सारे, उसके बाद में सिलेक्शन होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और जो अगर सदन में भी गए हुए हैं सब इलेक्ट होके गए हुए हैं, सब एमपी इलेक्शन कम्पीट करते हैं, उसके बाद में इलेक्शन में जाते हैं। सदन में जाने के लिए जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। और मनीष गुप्ता जी, आप जो है राजनीतिक विश्लेषण बनते हैं तो आप उसका कार्य निर्वहन भी तो करिए। आप निष्पक्ष अपना व्यू तो रखिए, एक निष्पक्ष व्यू रखिए ना। आप जनता को बताइए ना कि भाजपा ने क्या करना है। आप क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा में तो कोई कमी है ही नहीं, भाजपा तो दूध की धुली हुई है। हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? पीएनटी कौन? ये सब कौन? इनकी चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रमुख साहब जुड़े क्या? आप जो है बीजेपी के प्रवक्ता जैसे बात करते हैं। अच्छा ठीक है पूजा जी, आप बदायूं पे निपटाइए। रामपुर में 2 सपा हैं, पता आपको? रामपुर में 2 समाजवादी पार्टी, एक आजम खान जी की और एक अखिलेश यादव जी की। नहीं, समाजवादी पार्टी एक ही है। नहीं, फिर इसका मतलब आप सिर्फ सपा को नहीं समझे। नहीं, मैं आप हमसे आपको बुरा लगेगा लेकिन आप फिर सपा को नहीं समझे। नहीं, आप समाजवादी पार्टी को ज्यादा कैसे समझ सकते हैं? हम नहीं, मैं तो जितना समझ पाया तो वहां तय था ना। ऐसे थोड़ी ना एचसी हसन कहाँ है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एचसी हसन चुनाव प्रचार करेंगे। ठीक, ओके, जब करेंगे तो बताइएगा, मैं भी देखूंगा। प्रमुख साहब, यानी कुल मिलाकर गोल मोल जो जलेबी बनी उसमें मुद्दे की बात तो खत्म हो गई ना। देश में चुनाव मुद्दों के आधार पे होगा या फिर वही जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी है ना, मोदी जी के नाम पर वोट दो? सर, चुनाव मुद्दे पर होगा, विकास पर होगा, सुशासन पर होगा। हाँ। मैं हमेशा जो है पीछे से ये कोशिश करता हूँ, आपके साथ मेरी डिबेट भी गिरी की नहीं है, मैंने कितनी की होगी, लेकिन मैं कुछ चीज ऐसी है जो परमानेंट बोलता हूँ। हाँ। मैं हमेशा विपक्ष को आईना दिखाने का ये काम करता हूँ। भाई आपका जो काम है पहले आप उसे करिए। सबसे पहला काम आपको सरकार को आईना दिखाना है, सरकार की कमियां ढूंढनी, आपको तलाश करनी है, मेहनत करनी है, उसके बाद सबके साथ आना है और बेवजह की डिबेटों से बचना है, क्योंकि जनता का विश्वास आप लोग खो चुके हैं और वो विश्वास पाने के लिए आपको कितनी कड़ी मेहनत करनी है। अच्छा प्रमुख साहब, उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोई बात नहीं। उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है क्या? देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेरोजगारी
महंगाई की अगर बात होती तो क्या आज विपक्ष जो है घंटे और दिनों में डेली अपने प्रत्याशी बदलने का प्रयास नहीं करता? और नहीं, तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। होती जी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। जो आज खाने पीने से लेकर सारी वस्तुओं से लेकर ये आवश्यक 15 साल पहले भी देश में रहती। तो महंगाई 2014 के बाद खत्म हो गई? नहीं, 2014 के बाद महंगाई खत्म नहीं हुई, लेकिन महंगाई जो है बढ़ने की जो हालात थे 2014 से पहले रात दिन इस तरह से बढ़ता रहा था। भ्रष्टाचार, महंगाई, क्राइम, तो मुसलमान नहीं, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार नारा आप ही का था ना? आज भी है। आज भी। तो 2013 में 10 किलो आटे का रेट था 210 रुपए जी। 2024 में पहुंच गया 410 रुपए जी। दूध तो आपके यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है सर। दूध आप मुझे मालूम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। आप तो दूध जो है आपके यहाँ तो वैसे भी मसला दूसरा है, लेकिन जो शहरी इलाकों में जाएंगे तो दूध जो 30 रुपए का था वो 66 का पहुंच गया। जो घी का रेट था वो 300 वाला जो है वो 600 के पार पहुंच गया। सरसों तेल 150 है ना सर, और अरहर की दाल जो है 80 वाली 210 पहुंच गई। सिलेंडर का रेट 410 वाला 1000 के पार पहुंच गया। पेट्रोल जो 2013 में था वो 66 वाला 97 पहुंच गया। डीजल पहुंच गया 52 से 92 तक। आप कह रहे हो महंगाई नहीं है? सर मैं एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, और एक ही चीज से क्लियर कर दूंगा क्योंकि डिबेट में बहुत कम समय देते हैं। आप सिलेंडर की बात करते हैं, आप एक बार सिलेंडर के दौर में चले जाइए, 2004 के बाद की बात कर लीजिए और 14 आते आते 20 की बात कर लीजिए। अगर आपके परिवार में कोई शादी थी, सर आप अच्छी जगह बैठे हैं, मनीष सर भी पढ़े लिखे हैं, हमारी बहन जी भी सब जानते हैं, तो 2 सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए एक पर्ची होती थी जिसका रेट होता था कि पर्ची के बगैर सिलेंडर आएगा तो 1200, 1400 और 1400। अगर किसी परिवार में शादी तो एक विधायक का लेटर होता था और उसके साथ 1200 जो 400 की बात कर रहे हैं 1200, 1400 उस पर आप देकर ऊपर से एक्स्ट्रा चार्ज जब वो सिलेंडर आपको मिलता था। आज सिलेंडर आपके घर जाता है सर। जब 400 रुपए के करीब सिलेंडर था तब आप कह रहे थे ना रेट कम कर दोगे। मैं तभी आपसे पूछ रहा था, आप इसको दिल पे मत लीजिए जी। जब 2014 से पहले 400 रुपए रेट था तब आपने कहा था कि रेट कम कर देंगे, तभी मैं इसलिए सबसे पहले सर देखिए रेट कम करना है। मैंने आपको कहा नहीं, तो रेट तो कम कर दिए। जहां चुनाव थे आपने 450 रुपए का सिलेंडर का ऐलान किया। जहां चुनाव थे तो वहां 450 का ऐलान किया ना। हमने तो सिलेंडर फ्री भी दिया, जिनको अच्छा। आज भी फ्री दे रहे फ्री दे दिया के तहत। हम पे ज्यादा काम करने वाला कोई कांग्रेस के नहीं किया क्या सिलेक्शन? हाँ। आप महंगाई की बात कर रहे हो। भाई संपन्न लोगों के रेट बढ़े हैं तो हमने गरीब और कमजोर लोगों को अंतिम के जिनकी हम बात करते हैं फ्री सिलेंडर मकान, यानी कोई महंगाई नहीं है देश में। हमें नहीं घुमाया जा सकता। नहीं प्रमुख साहब, आपकी बात मैं मान लूंगा, लेकिन आप भी कह रहे हो ना देश में कोई महंगाई नहीं है। नहीं, दूर तक नहीं है। हमने महंगाई इसलिए खत्म की है, जिन लोगों के लिए महंगाई थी उनके लिए काम किया। सिलेंडर फ्री देने का काम किया है। हाँ। हमने मकान फ्री देने का काम किया। हाँ। हमने हर घर शौचालय हाँ। और पानी बिजली पहुंचाने का काम किया। ठीक, सुधा जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। डिबेट घूम जाएगी हमारी बहन 500 रुपए का जिक्र कर दीजिए। हाँ। सुधा जी वो कह रहे 450 रुपए का सिलेंडर भी दिया और फ्री वाला भी दिया। 500 की नहीं, लाखों करोड़ों की बात। मुद्दे पर चुनाव नहीं, मुद्दों पर नहीं आ रहे आप लोग। मुद्दों पे आइए, मुद्दे पर। देखिए, जिस देश में महंगाई और गरीबी का मजाक बनाया जाए और भूखमरी में आपने देखा होगा इंडेक्स में 125 में 11वें स्थान पे पहुंच गए हुए हैं और ये ऐसी बातें करें उसमें हाथ से आपको है। कहते हैं ना आगे सामने आप दिख रहे हो लेकिन आंख बंद कर लो। ये सिचुएशन है तिलक जी। आंख बंद करके बैठे हुए हैं लोग, इन्हें देखना ही नहीं है क्योंकि आपके लिए बैठना जहां बैठे हैं वहां पे गरीबी नहीं है भाई। आप तो काजू किशमिश कुछ भी खा सकते हैं। जाके उस मनरेगा के उस व्यक्ति से पूछिए जिसका आपने 5 रुपए बढ़ा के मजदूरी और अपना एहसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस 80 करोड़ को आप दे रहे हैं पैसे, अनाज दे रहे हैं फ्री में, उससे पूछिए भूख क्या होती है, महंगाई क्या होती है। आप लोगों ने गजबी मजाक बना रखा है। 80 करोड़ को 5 किलो अनाज के नाम पे रोज आप बात करते हो और आप कह रहे हो महंगाई नहीं है। नहीं है महंगाई तो क्यों दे रहे हो?
और अगर दे रहे हो तो महंगाई क्यों नहीं है? प्रश्न ही पूछेगा इस बात पे। अगर आप मनरेगा के व्यक्तियों को, आप जानते हैं तिलक जी, दुनिया जानती है कि अगर मनरेगा ना होता तो कोरोना के टाइम पे उन मजदूरों के साथ प्रमुख साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हो जाएगा, सच बात बोलने ठीक, फाइनल 10 सेकंड गुप्ता जी का ऑडियो प्लीज। गुप्ता जी हमारे हाँ, कांग्रेस कहना चाहती है कि हम संविधान में बदलाव करेंगे, तो बाबा साहब का संविधान बदल डालेंगे। ये कोई नई बात नहीं, कांग्रेस के लिए 50 बार पहले बदला है, फिर बदलेंगे। आपने लिखा है भाई, अपने घोषणा पत्र में लिखा है आपने। और दूसरी बात सुनिए, एक और बात, पहले कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप लगता था कि बस्ती में 100 रुपए देके वोट खरीदते थे। अब ये सीधे सीधे कह रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे वोट हमें तो कम से कम चुनाव आयोग को यह ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे रुपया बांटने की टेक्निक को देकर वोट खरीदने की प्रक्रिया। चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। वक्त पूजा जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करिएगा आला कमान से, बाकी सब तो ठीक है, एक बार पक्का हो जाए फिर उसके बाद प्रत्याशी उतारो तो ज्यादा ठीक है। वो जिनका ऐलान भी हो रहा है ना, वो भी वो दिल वो चलता है ना, ईसीजी करवाते हैं तो दिल की धड़कन ऐसे 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 यू टाइप का है, और उसमें वो बाहर बैठे हुए प्रत्याशी कह रहे हैं कि लखनऊ छोड़ के नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन क्षेत्र से आ जाओ टिकट कटवा दे, है ना। बड़ी दिक्कत वाली कहानी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब, मनीष जी, पूजा जी और सुधा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसका कमीशन, किसका मिशन, और अब 24 में कौन सा मुद्दा होगा हावी, अब देखना ये बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।